Hello, good evening, everyone. Good evening, Namaskar, Labdabami. Yes. Hello. Thank you for joining. Kindly, your lecture will be start soon. कार्तिक क्या ज्ञान दे रहे हो तुम सबको यहाँ पे? कमेंट्स रुके हुए हैं, कमेंट्स को आगे बढ़ाइए प्लीज. कमेंट्स रिफ्रेश नहीं हो पा रहे. आई गेस. हाँ जी. इधर. हाँ जी. यस. गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग. आज मुझे नहीं आना था. आज मुझे सुबह निकल जाना था, लेकिन मुझे रुकना पड़ा. यार मैं एक दिन कलेश अवॉइड करूँ, 2 दिन कब तक चलेगा ये मुझे समझ नहीं आ रहा है. कब तक कलेश अवॉइड होगा? आई एम नॉट गेटिंग दैट. यस. रीनीट का पेपर कैसा था? बहुत अच्छा था. बायो के सेक्शन की अगर हम बात करें, एक दो क्वेश्चन ट्रिकी थे, होने भी चाहिए. ऑल्दो हमें लग रहा है कि एक आध क्वेश्चन में बोनस भी मिल सकता है. बाकी यस, फिजिक्स काफी टफ थी. केमिस्ट्री भी बोल रहे हैं कि टफ थी, ट्रिकी थी, पढ़ने वाली थी, लेंदी थी. सो ओवरऑल ये कि 3 मई के पेपर के हिसाब से जो भी कट ऑफ जाने वाला था, वो 21 जून के पेपर के हिसाब से कम हो जाएगा. नोएडा नहीं गई का आप? मैं बेटा कल नोएडा गई थी. कल जो मेरी रेल बनी है, तुम लोगों को तो पता ही, तुम लोगों से तो क्या ही छुपा है. पहले यहाँ क्लास क्लास खत्म होते ही चेंज करके पहुंची मैं घर. वहां से आते ही चेंज करके पहुंची मैं नोएडा. हाँ, बच्चे आर नॉट अलाउड इधर. ठीक है. हाँ, पेपर लीक हो गया. पेपर लीक नहीं हुआ है बेटा. ओके. पेपर लीक नहीं हुआ है. यस. हाँ जी. स्टोरी लगाई थी मैंने इंस्टा पे. हाँ, मैं व्लॉग नहीं बना पाई कॉज यार काम चल रहा था घर में, कुछ कमियां रह गई थी, वो उन पे काम कर रहे थे. लेकिन ठीक है यार, पेपर टफ आएगा तो कट ऑफ डाउन जाएगा. और मैं फिर सबको यही बोलती हूँ कि पेपर सिर्फ एक बच्चे के लिए टफ नहीं आता है. पेपर सबके लिए टफ आता है. सबके लिए मतलब सबके लिए. व्हेन इट इज टफ फॉर एवरीबडी. व्हेन इट इज इजी फॉर एवरीबडी. और अगर पेपर टफ है तो कट ऑफ कम जाएगी. ठीक है. पिछले पेपर के हिसाब से जो हम कट ऑफ एक्सपेक्ट कर रहे थे, 200 620 630 जाएगी जनरल कैटेगरी की. 21 जून यानी कि कल का जो पेपर हुआ है बेटा, उसके हिसाब से जो कट ऑफ हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, अब हम 560 के अप्रोक्स कर रहे हैं एक्सपेक्ट. ठीक है. तो अगर किसी के 560 से ऊपर नंबर आ रहे हैं जनरल कैटेगरी में, तो बेटा उसको सीट मिल जाएगी. वी एक्सपेक्ट दिस. किसी के 5-10 नंबर ऊपर नीचे होते हैं ओबीसी कैटेगरी से, तो भी उसको सीट मिल जाएगी. SC ST कैटेगरी में 470 480 पर बढ़िया सीट मिल जाएगी, मतलब गवर्नमेंट तक. और PWD कैटेगरी में अपना वही 200 में भी सीट मिल जाएगी. ठीक है. दिस इज इट. जनन स्वास्थ्य हमारा चैप्टर चल रहा था. अब अपनी कल भी क्लास होगी क्योंकि अब मैं थर्सडे को जाऊंगी. अगर गई तो. अगर गई तो. हाँ जी. तो हाँ, वासु अपने पापा के पास है. वासु के पापा की वेकेशंस, वासु की वेकेशंस. आई एम ऑन ड्यूटी. मैं कमा रही हूँ तो आज की क्लास में बेटा हम बात करेंगे सगर्भता का चिकित्सीय समापन, MTP. ठीक है. फिर हम बात करेंगे यौन संचारित संचरण या संक्रमण या यौन संचारित रोग की, STDs की. लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज बंध्यता, इनफर्टिलिटी. इनफर्टिलिटी हम आज की क्लास में कवर नहीं करेंगे, ये हम कल करेंगे. अब कल ही करते हैं ना चैप्टर खत्म. आज की क्लास में बेटा हम STDs कवर कर लेंगे और अपना MTP कवर कर लेंगे. MTP छोटा सा टॉपिक है, लेकिन जैसा कि मैं आपको थोड़ा डिटेल में पढ़ाती हूँ, हम उसके बारे में पढ़ेंगे. PWD, एक बच्चा पूछ रहा मैम PWD क्या होता है बेटा? PWD इज पर्सन विद डिसेबिलिटी. ठीक है. वो बच्चा जो हैंडीकैप्ड है, फिजिकली चैलेंज्ड है, उनको बेटा हम PWD कैटेगरी में रखते हैं. ठीक है. जिनके पोलियो या हाथ या पैर कुछ टूटना कटना, ये सब एम्पिटेटेड कोई बॉडी पार्ट है, मतलब PWD कैटेगरी में बहुत कुछ आता है. आईज में अगर किसी को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, विकलांग. विकलांग. यस.
विकलांग बच्चों को हम पर्सन विद डिसेबिलिटी कैटेगरी में रखते हैं। अब जब मैं पर्सन विद डिसेबिलिटी में बोलती हूँ कि 200 नंबर चाहिए, तो बेटा प्लीज, लास्ट ईयर एक बच्चे ने जानबूझ के अपना पैर तोड़ लिया सो दैट वो पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में आ सके और डॉक्टर बन सके। तो ऐसा आप लोग कुछ नहीं करिएगा, क्योंकि बेटा ये आप ही के लिए हानिकारक है। एक सीट के चक्कर में अपनी जिंदगी मत बर्बाद कर देना, ठीक है। और मिलेगी भी सीट या नहीं मिलेगी वो भी उसमें क्राइटेरिया लग जाता है, पता लगे खुद को पैर भी तोड़ा लिया उसके बाद सीट भी नहीं मिल रही है। सो डोंट डू ऑल दिस, है ना। लेकिन मैं आपको बता रही हूँ 560 प्लस में मिल जाएगी बेटा सीट। हेडिंग डालिएगा सगर्भता का चिकित्सीय समापन, दैट इज मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, एमटीपी बोलते हैं हम इसको, ठीक है। मेडिकल termination of pregnancy. In short, we call it as MTP. अच्छा, MTP क्या होता है? उससे पहले आप लोगों ने एक वर्ड सुना होगा, अबॉर्शन और गर्भपात। Yes or no? Have you guys heard this word? अबॉर्शन और गर्भपात सुना है कि नहीं सुना है? ये शब्द सुना सुना लग रहा है कि सुना सुना लग रहा है? जल्दी से बताइए मुझे, व्हाट इज अबॉर्शन, व्हाट इज गर्भपात। इसको बेटा हम बहुत सिंपल टर्म्स में मिसकैरेज भी बोल देते हैं, ठीक है। इसको हम सरल भाषा में इंग्लिश में मिसकैरेज भी बोल देते हैं, ठीक है। कुछ कह रहे हैं सुना सुना लग रहा है, तो कुछ कह रहे हैं नहीं सुना है, कोई बात नहीं। जिन्होंने नहीं सुना है उनको हम सुना देंगे, जिन्होंने सुना है उसको तो कोई दिक्कत ही नहीं है, उसमें हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। सो मिसकैरेज इज व्हाट, कैरी करना। अगर हम बोलते हैं दैट फीमेल इज कैरिंग, दैट फीमेल इज कैरिंग मतलब दैट फीमेल हैज कंसीव्ड, दैट फीमेल इज इन हर प्रेगनेंसी फेज। अगर मैं ये बोल रही हूँ कि कोई फीमेल अभी कैरी कर रही है, क्या कैरी कर रही है, अगर मैं ये वर्ड मेंशन नहीं कर रही हूँ साथ में कि वो क्या कैरी कर रही है, तो इसका मतलब ये है कि वो एक बच्चा कैरी कर रही है इनसाइड हर यूट्रस, अपने गर्भाशय में वो एक बच्चे को कैरी कर रही है, मतलब शी इज प्रेग्नेंट। ये समझ में आया कि नहीं है? ठीक है। तो मिसकैरेज मतलब कोई फीमेल जो गर्भ धारण कर चुकी थी, जो गर्भावस्था की अवस्था में थी, जो कैरी कर रही थी, उसका वो कैरी करना बीच में टूट गया, ठीक है, या कुछ ऐसा मिसहैपनिंग हुई जिसकी वजह से उसका जो प्रेगनेंसी है वो समय से पहले ही खत्म हो गई, ठीक है। समझे कि नहीं समझे? आइडियली प्रेगनेंसी कितने दिन की होती है? 9 से 9.5 महीने की। लेकिन अगर गर्भावस्था की जो अवधि है, निर्धारित अवधि है, उसको कंप्लीट होने से पहले ही अगर कोई गर्भावस्था खत्म होती है, उसे हम बोलते हैं अबॉर्शन या गर्भपात, ठीक है। हम सबको पता है कि 9 मंथ्स की प्रेगनेंसी होती है, तो अगर किसी की प्रेगनेंसी 3 महीने में, किसी की 1.5 महीने में, किसी की 2 महीने, गो टू पापा वासु प्लीज, डोंट डिस्टर्ब मी, आज पापा घर पे हैं, गो एंड प्ले विद देम, गो, डोंट एंटर हियर, ठीक है। तो अबॉर्शन क्या होता है, गर्भपात क्या होता है, मिसकैरेज क्या होता है, ये समझ में आया? फिर से एक बार रिपीट करती हूँ। 9 महीने, हम अभी इंसानों की गर्भावस्था की बात कर रहे हैं ना, 9 महीने का जो गर्भावधि होती है, प्रेगनेंसी पीरियड होता है, गेस्टेशन पीरियड जिसे हम बोल देते हैं। अगर 9 महीने की प्रेगनेंसी पीरियड पूरा होने से पहले ही किसी फीमेल की प्रेगनेंसी खत्म हो जाती है, उसको बेटा हम बोलते हैं अबॉर्शन, जिसमें बच्चा मर जाता है। अब आप कहेंगे मैडम मतलब कोई अगर 7 महीने में ही डिलीवरी दे रहा है तो क्या वो भी गर्भपात है? नहीं, बच्चा तो जिंदा है ना, इसको हम प्री मेच्योर डिलीवरी कह देते हैं, ठीक है। गर्भावधि पूरा होने से पहले, आइडियल गर्भावधि पूरी होने से पहले ही अगर कोई बच्चा पैदा हो जाता है, इसको बेटा हम प्री मेच्योर, मैच्योरेशन टाइम कितना होता है? 9 से 9.5 महीने का। तो अगर किसी का 7 महीने में बच्चा पैदा हो जा रहा है, 8 महीने में, 8.5 महीने में बच्चा पैदा हो जा रहा है, तो इसको हम बोलते हैं प्रेगनेंसी मेच्योर होने से पहले डिलीवरी होना है, यानी कि प्री मेच्योर डिलीवरी। लेकिन प्रेगनेंसी खत्म होने से पहले या प्रेगनेंसी पीरियड खत्म होने से पहले ही अगर प्रेगनेंसी टर्मिनेट हो जाती है, टर्मिनेट मतलब कि खत्म हो जाती है, मतलब जिसमें बच्चा ही खत्म हो जाता है,
इसको बेटा हम बोलते हैं क्या, क्या बोलते हैं इसको हम? गर्भपात या अबॉर्शन या मिसकैरेज। ठीक है, तो अबॉर्शन क्या होता है बेटा, ये आप लिखिएगा पहले। तो अबॉर्शन होता है गर्भावधि पूर्ण होने से पहले गर्भावस्था समाप्त होना, इसे हम कहते हैं क्या? गर्भपात। ठीक है, टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर कंप्लीशन ऑफ गेस्टेशन पीरियड। ठीक है, टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर the completion of gestation period। ये समझ में आया कि नहीं? एक बार थम्स अप कर दीजिए प्लीज। ये सबको क्लियर है क्या होता है गर्भपात या अबॉर्शन या मिसकैरेज? ये हो गया आपका जो नेचुरली हो जाता है। नेचुरली मतलब, अच्छा आप ऐसे बोल सकते हैं कि जो अबॉर्शन या मिसकैरेज है ये दो तरीके से हो सकता है। ठीक है, एक तो हो सकता है आपका नेचुरल मिसकैरेज। ठीक है, एक हो सकता है आपका नेचुरल मिसकैरेज, जिसे हम बोलेंगे प्राकृतिक तरीके से अबॉर्ट हो गया। ठीक है, वन इज नेचुरल और दूसरा बेटा हो रहा है आर्टिफिशियल, जो हम कृत्रिम तरीके से खत्म कर रहे हैं। ठीक है, दूसरा आर्टिफिशियल, और इसी को बेटा हम बोलते हैं MTP। ठीक है, इंग्लिश भी लिखना है? नहीं बेटा, कोई जरूरी नहीं है, इंग्लिश उनके लिए जिनका मन है, आप हिंदी लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जो हम आर्टिफिशियली अबॉर्शन करवा रहे हैं इसे बेटा हम इंड्यूस्ड अबॉर्शन भी बोल देते हैं। ठीक है, इंड्यूस करवा रहे हैं आप, इसको हम इंड्यूस्ड अबॉर्शन भी बोलते हैं। हिंदी में हम इसको प्रेरित गर्भपात भी बोलते हैं। लिख लो, फिर इसको समझाऊंगी। हाँ कौन लिख रहा है उड़ी उड़ी जाए, दिल की पतंग जैसे उड़ी उड़ी जाए? कहने को तो खेल है ये तेरा मेरा साझा, पर मेरा दिल है पतंग और तेरी नजर मांझा, मांझे से लिपटी ये पतंग जुड़ी जुड़ी जाए। बारिश होने वाली है मैम। हाँ, हो जाए तो थम्स अप कर देना मैम। लिख लिया? भाई लोग पढ़ लो, यस राहुल पढ़ लो, भाई लोग पढ़ लो। मैम अगर 6 महीने पे हो जाए तो भी वो अबॉर्शन ही कहलाएगा। लेकिन अगर बच्चा मर जा रहा है, पैदा हो रहा है, पैदा होने के बाद मर रहा है, वो बेटा अबॉर्शन नहीं है। ठीक है ना? यस, हाँ जी, क्लियर। चलो, अब नेचुरल अबॉर्शन पे हमें बात नहीं करनी है, क्योंकि एमटीपी में हम नेचुरल अबॉर्शन की बात नहीं करते। लेकिन मैं आपको बता देती हूँ, नेचुरल अबॉर्शन बेटा रैंडमली कभी भी किसी का कैसे भी हो सकता है। ठीक है, जैसे शुरुआत के 3 महीने बहुत ध्यान रखना होता है। ठीक है, शुरुआत के 3 महीने खाने पीने का भी बहुत ध्यान रखना होता है। जैसे आप लोगों ने सुना होगा अपने घर में या जान पहचान में कि अगर किसी ने कंसीव किया हुआ है तो घर वाले कहते हैं कि पपीता मत खाना, पपीता गर्म होता है, गर्म चीजें मत खाना, अदरवाइज अबॉर्शन हो जाएगा। ठीक है, ऐसा बोलते हैं गांव गली में। ठीक है ना, कि शुरुआत के 3 महीने, क्योंकि अभी अर्ली फेज है, काफी इम्प्लांटेशन वगैरह होना है, तो शुरुआती महीनों में गर्म चीजें खाने के लिए मना करते हैं, और उसमें पपीता खाने के लिए स्पेशली ज्यादा मना करते हैं। ठीक है, कच्चा सा पपीता तो बिल्कुल ही मना करते हैं। अब यहाँ पे बेटा नेचुरल अबॉर्शन में क्या होता है कि जैसे किसी लेडी ने कंसीव किया हुआ है, ठीक है, अब उसके पीरियड्स मिस हो गए 1 महीने 2 महीने, उसको कई बार, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, कई बार फीमेल्स को नहीं पता होता है, 1 आध महीने में सो जाता है, पता ही नहीं लगता है, क्योंकि उनको घर के इतने काम है करने को कि वो याद ही नहीं रख पाती हैं। और इतनी वो लोग पढ़ी लिखी या शायद इतनी अवेयर नहीं होती है कि वो अपने फोन में वो साइकिल बीड या ऐसा कोई ऐप रखें जिससे कि उनको पता लगता रहे कि मेरा कब डेट आने वाला है, कब ड्यू है, ऐसा कुछ। ठीक है, तो वो 1 2 महीने अपना कंसीव की हुई थी, पता ही नहीं लगा,
कई बार ऐसा होता है फीमेल्स को कोई प्रेगनेंसी के सिम्टम्स भी नहीं दिखते। प्रेगनेंसी के क्या सिम्टम्स होते हैं मैडम? तो आप लोगों ने सुना होगा कि शुरुआती ट्राइमेस्टर जो होता है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो होता है, जो शुरुआती 3 महीने होते हैं, उसमें मॉर्निंग सिकनेस बहुत रहती है। मॉर्निंग सिकनेस मतलब जी घबराना, दिन भर उल्टियां करना, ठीक है। किसी को उल्टियां होती हैं, किसी को उल्टियां नहीं होती, लेकिन फील होता है, ठीक है। तो ये जो बेटा आपका जी घबराना, मतलब मॉर्निंग सिकनेस का मतलब ये नहीं कि सिर्फ मॉर्निंग में ही उल्टियां होंगी। मॉर्निंग में, मॉर्निंग सिकनेस दिन भर हो सकती है, दिन के किसी भी समय हो सकती है। मॉर्निंग सिकनेस किसी पर्टिकुलर खाने की खुशबू से हो सकती है। मॉर्निंग सिकनेस मतलब नॉजिएटिंग, दिन भर फील करना, लगेगा दिन भर बस पड़े रहो, उल्टी सी आ रही है, पानी भी पियेंगे तो निकल जाएगा, दही भी खाएंगे तो निकल जाएगा, दाल की खुशबू से निकल जाएगा कि पनीर की खुशबू से निकल जाएगा। मॉर्निंग सिकनेस का मतलब ये नहीं कि सिर्फ मॉर्निंग में ही होगा, दिन के किसी भी टाइम पर हो सकता है, ठीक है। अब यहां पर बेटा जो नेचुरल, अब मैंने क्या बोला, फीमेल को नहीं पता लगा स्टार्टिंग के फेज में कि उसने कंसीव कर लिया है, वो अपना नॉर्मल खाना पीना, भाग दौड़, जो औरतें भाई घर में बहुत काम होते हैं, ठीक है, वो अपने घर में भागा दौड़ी भी कर रही हैं, वो अपने घर में। मैम मेरे पापा सुन रहे थे, तो बेटा मैं कुछ गलत नहीं पढ़ा रही हूँ, अंकल को नमस्कार, लेकिन पापा को पता होना चाहिए, इफ यू आर गोइंग टू बी अ डॉक्टर तो ये सब बहुत कॉमन है बेटा। और मैं लिख के देती हूँ कि जब आपका एमबीबीएस हो जाएगा तो आपके पापा भी चाहेंगे कि आप गायनी बनो, क्योंकि गायनी में पैसा बहुत है, चलते फिरते पैसा कमाता है इंसान, है ना। तो गायनी को तो बेटा यही सब डील करना है, और करना क्या है, डिलीवरी कम आती है, अबॉर्शन ज्यादा आते हैं, ठीक है ना। तो बेटा नेचुरल अबॉर्शन खाने पीने की वजह से हो सकता है, नेचुरल अबॉर्शन बहुत ज्यादा एग्जर्शन की वजह से हो सकता है, नेचुरल अबॉर्शन अचानक कोई ऐसे चोट वगैरह लगने की वजह से, धक्का लगने की वजह से हो सकता है। तो बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं नेचुरल अबॉर्शन के। हम बात करेंगे यहाँ पर आर्टिफिशियल या इंड्यूस्ड अबॉर्शन की, जो हम करवा रहे हैं। तो एमटीपी का मतलब होता है इंड्यूस्ड अबॉर्शन, ठीक है। मेडिकली आप प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर रहे हो, धोती खोल रही है मैम साका, मैं सच्चाई बता रही हूँ, ठीक है। तो एमटीपी का मतलब होता है किसी भी प्रेगनेंसी को आप मेडिकली टर्मिनेट कर रहे हैं, ठीक है। तो एमटीपी का क्या मतलब है बेटा? एमटीपी का मतलब है इसी को हम इंड्यूस्ड अबॉर्शन या प्रेरित गर्भपात भी बोल देते हैं, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ बेटा? इसका मतलब हुआ किसी भी गर्भावस्था को गर्भावधि पूर्ण होने से पहले या गर्भावधि पूर्ण होने से पूर्व चिकित्सीय सहायता से समाप्त करना, ठीक है। नेचुरल अबॉर्शन जो हो रहे हैं बेटा, वो अपने आप हो जा रहे हैं, उसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो आर्टिफिशियल अबॉर्शन है, ठीक है, जो आप करवा रहे हैं अबॉर्शन, इसको हम इंड्यूस्ड अबॉर्शन कहते हैं। और इंड्यूस्ड अबॉर्शन को ही हम मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कहते हैं, एमटीपी कहते हैं, ठीक है। अब ये जो बेटा गर्भावधि को पूर्ण होने से पहले जो गर्भावस्था को चिकित्सीय मदद से खत्म किया जा रहा है बेटा, ये क्यों किया जा रहा है, कैसे किया जा रहा है, किस लेवल पे या कितनी संख्या में किया जा रहा है? तो अगर हम बात करें बेटा विश्व भर में, विश्व भर में टोटल, हम वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, विश्व भर में प्रति वर्ष हर साल 45 से 50 मिलियन एमटीपी किए जाते हैं। हम ये रीसेंट डेटा की हेल्प से बता रहे हैं कि दुनिया का अगर हम मिला लें तो दुनिया भर में मिला करके हर साल 4.5 से, मतलब सॉरी 45 से 50 मिलियन, 1 मिलियन का मतलब होता है 10 लाख, ठीक है। मतलब आप इसको 450 से 500 लाख बोल सकते हैं ऐसे, ठीक है ना, मतलब करोड़। तो हर साल 45 से 50 मिलियन लोग मतलब कंसीव कर रहे हैं, और
गर्भावस्था मतलब ये एमटीपी करवा ले रहे हैं, ठीक है, जो कुल गर्भावस्थाओं का, टोटल प्रेगनेंसीज का लगभग 1/5 भाग है। मतलब आप ये समझो कि पूरी दुनिया में मिलाकर के हर साल लगभग लगभग बता रही हूं मैं आपके 250 मिलियन लोग प्रेग्नेंट हो रहे हैं। मतलब हर साल पूरी दुनिया में मिला करके 250 मिलियन फीमेल्स प्रेग्नेंट हो रही हैं। उन 250 में से 50 मिलियन जो है वो अपना एमटीपी करवा ले रही हैं, उनको नहीं चाहिए बच्चा। समझे कि नहीं समझे? आज भी विश्व के कई सारे देशों में एमटीपी को कानूनन मंजूरी नहीं मिली है। भारत में, ठीक है, भारत में एमटीपी को 1971 में कुछ शर्तों पर या कुछ कंडीशंस को क्या बोलेंगे, कुछ परिस्थितियों में भारत ने एमटीपी को 1971 में कुछ परिस्थितियों में करने की कानूनी मंजूरी मिली है। ठीक है, आप ये बोल सकते हैं कि भारत में एमटीपी को लीगलाइज किया गया था 1971 में। याद करिए, जब मैंने पहला लेक्चर इसका लिया था जिसमें मैंने आपको बताया था 1951 होगा प्रियेश, नहीं बेटा मैं उसी पे आ रही थी, अभी 51 पे ही आ रही थी, कि भारत में परिवार नियोजन वाला जो कार्यक्रम था उसको बेटा 1951 में लागू किया गया था और एमटीपी को 1971 में लागू किया गया था। ठीक है, भारत जैसे देश में एमटीपी को कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ 1971 में लागू किया गया है। 1951 नहीं है। निशा, प्रियेश, क्या हो गया है तुम लोगों को? मतलब मैडम पे भरोसा नहीं है, मैडम कुछ भी पढ़ा लेंगे, ऐसा कुछ है? मैडम नोट करना है, बिल्कुल करना है। विनोद, एमटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है बेटा? ये मैंने हेडिंग क्या डलवाई है? गर्भावस्था का चिकित्सीय समापन, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी इज। कुछ एग्जाम्पल्स दीजिए कंडीशन का। खुशी कुछ नहीं, मैं आपको सारे एग्जाम्पल्स दूंगी, जस्ट डोंट वरी, मैं सारे एग्जाम्पल्स दूंगी कि किन किन कंडीशंस में एमटीपी करना अलाउड है भारत में, किन कंडीशंस में नहीं है। यस मैम, हम अपने मन से तोड़ सकते हैं हाथ, खूब तोड़ो बेटा। पता लगा हाथ भी टूट गया, उधर पीडब्ल्यूडी का सर्टिफिकेट भी नहीं बन रहा है तुम्हारा। मैम, माइग्रेन कौन सी बीमारी है, इसे कैसे पता करें? माइग्रेन बेटा सरदर्द होता है माइग्रेन में, है ना, एक टिपिकल टाइप का सरदर्द होता है। माइग्रेन है या नॉर्मल सरदर्द है, इसको हम कैसे डिफरेंशिएट करते हैं बेटा? नॉर्मल सरदर्द कभी भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन माइग्रेन जो होता है ये एक पर्टिकुलर कंडीशन में होता है। जैसे किसी को धूप में निकलते ही सरदर्द शुरू हो जाता है, घर में दिन भर रहे कोई दिक्कत नहीं, धूप में देखी नहीं और सरदर्द शुरू, मतलब उसको माइग्रेन है। माइग्रेन का जो पेन होता है बेटा वो एक पर्टिकुलर स्टिमुलस से एक्टिवेट होता है। ठीक है, किसी को भूखे पेट सरदर्द शुरू हो जाता है, किसी को, तो सबके अलग अलग सिम्टम, मतलब अलग अलग स्टिमुलस हो सकता है सबका, और अलग अलग स्टिमुलस के आधार पर जिसको सरदर्द शुरू हो रहा है उसको बेटा माइग्रेन कहते हैं। ठीक है, नॉर्मल सरदर्द तो आपको कभी भी कैसे भी स्टार्ट हो सकता है, बहुत सारी बीमारियों में भी सरदर्द एक सिम्टम है। ये पॉइंट यहां तक अभी तक मैंने जो भी पढ़ा है वो सबको क्लियर है? माइग्रेन का अगर हम बिल्कुल देखो, इलाज तो वही है कि डॉक्टर के पास जाओ, दवाइयां देंगे, लेकिन अगर किसी को माइग्रेन है तो मैं आपको ये बोलना चाहूंगी कि हल्का सा भी सरदर्द हो तुरंत बेटा आप कॉफी पी लो। हाँ जी, अभी आएंगे बेटा उस पर भी। यहां तक सबको क्लियर है? तो हमने क्या देखा, क्या होता है एमटीपी? एमटीपी मतलब मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है, गर्भपात क्या होता है? गर्भपात मतलब गर्भावधि पूरी होने से पहले ही अगर आप किसी गर्भावस्था को खत्म कर देते हैं उसको हम गर्भपात कहते हैं। गर्भपात दो तरीके से हो सकता है, नेचुरल गर्भपात हो सकता है, आर्टिफिशियल या प्रेरित गर्भपात हो सकता है, जो आप जानबूझ के करवा रहे हो, और जो प्रेरित गर्भपात है इसी को बेटा हम एमटीपी कहते हैं। एमटीपी क्या होता है बेटा? मेडिकली आप किसी प्रेगनेंसी को खत्म कर रहे हो।
ठीक है। मेडिकली आप चिकित्सा की मदद से किसी गर्भावस्था को गर्भावधि पूरे होने से पहले खत्म कर रहे हैं। भारत में 1971 में एमटीपी को लीगलाइज किया गया कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ, और विश्व भर में बेटा टोटल जितनी भी फीमेल्स कंसीव कर रही हैं उनका लगभग 1/5 हिस्सा हर साल मेडिकली टर्मिनेट करवाया जा रहा है। ठीक है, और इसका अगर हम डेटा निकालते हैं तो लगभग बेटा 45 से 50 मिलियन फीमेल्स हर साल, विश्व भर का बता रही हूं, केवल भारत का नहीं बता रही हूं, हर साल 45 से 50 मिलियन फीमेल्स बेटा एमटीपी परफॉर्म करवा रही है अपनी बॉडी पे। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज और जाननी जरूरी है कि भारत में जरूर इसको 1971 में लीगलाइज किया गया था, लेकिन आज भी बेटा विश्व के कई सारे ऐसे देश हैं जहां पर एमटीपी को कानूनन मंजूरी नहीं मिली है। कई ऐसे देश हैं जहां पर एमटीपी कराना जुल्म है, एमटीपी कराना पाप है, इसके लिए सजा मिलती है, और कानूनन तो उसको मंजूरी मिली ही नहीं है। क्यों नहीं मिली है बेटा? उसके रीजंस कुछ लीगल हो सकते हैं, मतलब सॉरी एथिकल हो सकते हैं कि हम ऐसा, नैतिक है ना कि ये तो भगवान की देन है, हम कैसा कर सकते हैं, या इमोशनल हो सकते हैं कि आप किसी जान को कैसे मार सकते हो। तो कई सारे कारण हैं जिसकी वजह से कई सारे देशों में आज भी एमटीपी को मंजूरी नहीं मिली है, लेकिन भारत में इसको 1971 में लीगलाइज कर दिया गया था। यहां तक क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। एमटीपी कैसे कैसे की जाती है? एमटीपी करने के तरीके, दिस इज आउट ऑफ एनसीईआरटी पर बता रही हूं मैं आपको। एमटीपी करने का सबसे पहला तरीका है बेटा औषधि, यानी कि मेडिसिन की हेल्प से। ठीक है, बहुत कॉमन है। ठीक है, अगर मेडिसिन की हेल्प से टर्मिनेशन नहीं होता है उस कंडीशन में बेटा सर्जरी की जाती है, यानी कि शल्य क्रिया की जाती है। ठीक है, अगर हम बात करें बेटा फर्स्ट केस में मेडिसिनल की, तो मार्केट में एक एमटीपी किट नाम से आती है। ठीक है, एमटीपी किट आती है। इस एमटीपी किट में 5 गोलियां होती हैं। ठीक है, इसमें 5 गोलियां होती हैं, मीजोप्रोस्टोल और मेफेप्रोस्टोन। ठीक है, मेफेप्रोस्टोन, अब इसके हिंदी में नाम नहीं है, मतलब मैं भी क्यों लिखूं, आउट ऑफ एनसीईआरटी है। ठीक है, प्लस मीजोप्रोस्टोल, ये गोलियां आती हैं बेटा इसमें। ठीक है, 4 मीजोप्रोस्टोल होती है, 1 मेफेप्रोस्टोन होती है। ठीक है, इस एमटीपी किट में ये गोलियां आती हैं और प्रिस्क्राइब किया जाता है फीमेल को कि आप एक काम करिएगा, पहले आप ये मेफेप्रोस्टोन खा लीजिएगा, 12 घंटे बाद आप 2 मीजोप्रोस्टोल खा लीजिएगा, उसके 6 घंटे बाद आप फिर से 2 मीजोप्रोस्टोल खा लीजिएगा, ऐसे थोड़े थोड़े टाइम इंटरवल के बाद दी जाती है। ठीक है, और इससे होता क्या है बेटा, इससे फीमेल के अंदर क्रैम्पिंग शुरू हो जाती है, जो एंडोमेट्रियल वॉल जिसके अंदर इम्प्लांटेशन हो चुका होता है जाकर के वो टूट जाती है, बच्चा जो अंदर वहां पर जाकर के इम्प्लांट अंतरोपित हुआ होता है वो बाहर निकल जाता है। अगर मेडिसिन से प्रेगनेंसी टर्मिनेट, अनवांटेड 72 अलग चीज है शाइन, ना 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 ना, अनवांटेड 72 आई पिल्स, ये सब इमरजेंसी पिल्स है, नोट करना है सलमान, बिल्कुल करना है, ये इमरजेंसी पिल्स हैं। इमरजेंसी पिल्स बेटा अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स के 72 घंटे के अंदर ली जाती है। वो कोशिश करती है कि प्रेगनेंसी हो ही ना। इंग्लिश को भी हिंदी में लिखो, सॉरी अमित ये आपके सिलेबस में नहीं है, आप इन दवाइयों का नाम नहीं भी जानोगे तो आपका कुछ नहीं हो रहा है। ठीक है, इसको मैं इंग्लिश में ही लिखूंगी। हार्मोनल गोलियां होती है, ठीक है, इनमें प्रोजेस्टेरॉन होता है। तो दोबारा बता रही हूँ, एमटीपी किट, क्या पूछा था उस बच्चे ने, क्या पूछा था यार उस बच्चे ने, हाँ अनवांटेड 72 और जो आपकी वो होती है आई पिल वगैरह, ये इमरजेंसी पिल्स हैं, इनको हम मॉर्निंग आफ्टर पिल्स बोलते हैं। इमरजेंसी पिल्स या मॉर्निंग आफ्टर पिल्स बेटा आपके अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स या प्रोटेक्शन का फेलियर, इसके 72 घंटे के अंदर ली जाती है। 72 घंटे के अंदर लेने से वो कंसीव ही नहीं होने देगा, वो आपके अंडोत्सर्ग को रोक देगा, अंडोत्सर्ग हो गया, निषेचन हो गया तो अंतरोपण को रोकेगा। तो अनवांटेड मतलब जो इमरजेंसी पिल्स होती हैं, इमरजेंसी पिल्स प्रेगनेंसी ही नहीं होने देती हैं।
हम क्या बोलते हैं प्रेग्नेंट होना, मतलब कि हम क्या बोलते हैं फीमेल ने गर्भधारण कब किया है, जब अंतररोपण हो गया है जाकर के। जब तक अंतररोपण नहीं होता तब तक गर्भधारण हम नहीं बोलते। याद करिए मैंने आपको बताया था, प्रॉपर लिखाया था मैंने आपको कि जब अंतररोपण हो जाता है, जो कि निषेचन से अंतररोपण के बीच में लगभग 10 दिन का समय लगता है विदलन होने में, जब अंतररोपण हो जाता है तब हम कहते हैं कि फीमेल ने कंसीव कर लिया है, गर्भधारण कर लिया है। ठीक है ना, जब तक अंतररोपण नहीं हो रहा है तब तक गर्भधारण भी हम नहीं कहते हैं। तो जो आप इमरजेंसी पिल्स ले रहे हैं, मॉर्निंग आफ्टर पिल्स ले रहे हैं, अनवांटेड 72 आई पिल्स वगैरह, ये बेटा कंसीव ही नहीं होने देंगी, ये गर्भधारण नहीं होने देंगी। ठीक है, सहेली वगैरह भी बेटा गर्भधारण को रोकती हैं। ये जो है बेटा, ये गर्भधारण होने के बाद उस गर्भधारण को खत्म कर रही हैं, ये गर्भपात करवा रही हैं। समझे कि नहीं, समझे कि नहीं? यस, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? एमटीपी किट और जो इमरजेंसी पिल्स हैं, दोनों अलग अलग चीजें हैं, दोनों का काम करने का तरीका अलग अलग है। ये आपकी एंडोमेट्रियम जो है गर्भाशय अंतस्तर में बहुत तेज संकुचन करवाती हैं, जिसकी वजह से जो अंतररोपण वहां पर हुआ होता है वो टूट जाता है। ठीक है, गर्भाशय अंतस्तर में वो जो बच्चा जाकर के धसता है, जो जरायु अंकुरक, जरायुज अंकुरक जो अंदर जाके कोरियोनिक पिलाई जो धसते हैं वो अलग हो जाते हैं, जिसकी वजह से बच्चा बाहर आ जाता है और गर्भाशय अंतस्तर भी बाहर आ जाता है। पेनफुल होता है, यस इट इज वेरी पेनफुल। ठीक है, बाकी देखो पेन की जो डेफिनेशन है ना, ये हम ये नहीं बोल सकते कि इससे उसको इतना पेन हो रहा है तो सबको इतना ही पेन होगा, नहीं। हर फीमेल की या हर मेल की, हर इंसान की पेन की डेफिनेशन बहुत अलग है। किसी को इंजेक्शन देखने से ही दर्द शुरू होने लग जाता है, किसी को इंजेक्शन लगवाने पे भी दर्द नहीं होता है। समझे कि नहीं समझे? मैम कार्डियोलॉजिस्ट की सैलरी कितनी होती है, डिपेंड करता है। ठीक है, सबसे कम सैलरी पे आप जाएंगे तो भी 1.5 लाख है, और स्काई इज द लिमिट, ज्यादा की तो कोई वही नहीं है। ठीक है, मेरे कुछ हैं नोन, मतलब जो रेडियोलॉजिस्ट में है, रेडियोलॉजी में है, अंबाला जैसी जगह में, दे आर हैविंग 5 lakhs पर मंथ। मेरे सर्कल में 2 रेडियोलॉजिस्ट हैं, एक को 4.5 लाख मिल रहा है, एक को 5 लाख मिल रहा है महीने का। ऐसे ही होता है। ठीक है, समझे कि नहीं? ये मैं मतलब ये, और 5 लाख इज नॉट द लिमिट, 5 लाख एवरेज सैलरी है उनकी। शुरू मिनिमम 2.5-3 लाख से भी हो जाता है, मैक्सिमम 8-10 लाख तक भी जाता है। ठीक है ना, सर्जन की सैलरी बेटा हॉस्पिटल में सैलरी बेस्ड होता है, पर वैसे सर्जरी बेस्ड होते हैं ये लोग। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ? एमटीपी किट क्लियर हुई? तो एमटीपी किट से क्या होता है, मतलब 10 से 12 दिन में जो भी अंदर बच्चा अंतरोपित हुआ होता है वो पूरी तरीके से साफ हो जाता है, बाहर निकल जाता है। कई बार बेटा एमटीपी किट का फेलियर होता है। ठीक है, एमटीपी किट फेलियर होने पर या फेल होने पर, अगर किसी फीमेल ने एमटीपी किट ली, एमटीपी किट लेने के बाद भी 10 दिन हो गए, 12 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, महीना भर हो गया, फीमेल को अभी भी लगातार जो ब्लीडिंग है वो कंटिन्यू है, कभी थोड़ी है कभी ज्यादा है पर कंटिन्यू है, रुक ही नहीं रही है, उस कंडीशन में बेटा जो हमारे पास लास्ट ऑप्शन बचता है वो है सर्जरी। सर्जरी को बेटा हम डीएनसी बोल देते हैं। ठीक है, डायलेशन एंड क्यूरेटाज। ये जो सर्जरी है इसको हम, अब मुझे बेटा इनकी हिंदी नहीं पता है तो प्लीज मुझसे हिंदी ना पूछें, दिस इज आउट ऑफ एनसीईआरटी, लेकिन मैं फिर भी पढ़ा रही हूँ क्योंकि एमटीपी का एक तरीका है। इसको हम डायलेशन एंड क्यूरेटाज कहते हैं। डायलेशन एंड क्यूरेटाज में हम करते क्या है बेटा, ये जो यूट्रस है, ठीक है, ये जो यूट्रस है, इस यूट्रस में यहां पर बच्चा अंतरोपित हुआ होगा। ठीक है, बच्चा जो है वो यहां पर अंतरोपित हुआ होगा, ये चारों तरफ उसका गर्भाशय अंतस्तर है। ठीक है, यहां पर भी ऐसे, यहां पर बच्चा अंतरोपित है। ठीक है, डीएनसी में क्या करते हैं, ये जो वेजाइनल वॉल है इसको थोड़ा सा फैलाते हैं। ठीक है, इस वॉल को थोड़ा सा डायलेट करते हैं, फैलाते हैं यूजिंग सम इंस्ट्रूमेंट्स, और उसको डायलेट करने के बाद अंदर से ये पूरा का पूरा बच्चा जो है इसको खुरच के बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, इसको क्यूरेटाज करना मतलब कि खुरचना, इसको खुरच खुरच के बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, डायलेशन एंड क्यूरेटाज को अब थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया गया है। अब यहाँ पे क्यूरेटाज के बदले वैक्यूम की हेल्प से बच्चे को बाहर निकालते हैं। ठीक है ना, सो दिस इज डीएनसी, जिसको इन जनरल हम ऐसे बोलते हैं। ठीक है ना, ऑल्दो
आज की रेट में हम इसको बेटा डायलेट करने का वैक्यूम सक्शन की हेल्प से बाहर निकाल देते हैं। कई बार क्या होता है कि ये बच्चा तो बाहर आ गया है, लेकिन गर्भाशय अंतस्तर यहां पर कुछ टुकड़े रह जाते हैं, और अगर ऐसे कुछ टुकड़े भी हैं, उस कंडीशन में भी बेटा थोड़ी बहुत ब्लीडिंग लगातार चलती ही रहती है। अगर ये नहीं कराई जाए, महीना, 2 महीना, 3 महीना, फीमेल सीरियस ही नहीं ले रही है कि अंदर पड़ा है, ठीक है, हो जाएगा, साफ हो जाए, तो बेटा ये जो अंदर थोड़े बहुत टुकड़े पड़े हैं, जो बच्चे के भी हो सकते हैं, माँ के भी, ये बेटा फर्दर इन्फेक्शन और माँ के लिए बिल्कुल जानलेवा होते हैं। मैम इज इट पेनफुल? बेटा ये पेनफुल इसलिए नहीं होता है क्योंकि इसको हम एनेस्थीसिया के अंडर में करते हैं, ठीक है। ये पेनफुल इसलिए, डायलेट मतलब फैलाना, थोड़ा सा विजाइना को फैला करके, पूरा बर्थ कैनाल जो है सर्विक्स विजाइना, उसको थोड़ा सा फैला करके पूरा इंस्ट्रूमेंट्स की हेल्प से अंदर से पूरा खुरच खुरच के बाहर निकाल देते हैं। ये पेनफुल है, पेन फील भी होता है, रीजन बीइंग कि औरत गोली खा रही है, गोली की वजह से अब फीमेल्स को हर महीने पीरियड्स आ रहे हैं, ठीक है, तो हर महीने हर फीमेल का पीरियड्स में जो पेन होता है वो वेरी करता है। कोई फीमेल ऐसी है जिसको पेन ही नहीं होता है, कोई ऐसी होती है जिसको थोड़ा बहुत पेन होता है, कोई ऐसी होती है जिसको इतना पेन होता है कि वो बिस्तर से ही नहीं उठ पाती है 2 दिन 3 दिन। सबका अपना अपना थ्रेशोल्ड होता है और सबकी बॉडी अलग है। तो जिसको पेन होता है शायद वो समझ सकते हैं कि हर 28 दिन में जो पेन आता है वो कितना खतरनाक होता है। और उसमें जब एमटीपी किट लेते हैं आप, एनेस्थीसिया का क्या मतलब होता है हर्ष? एनेस्थीसिया मतलब सुन्न कर देते हैं बॉडी को, बेहोश कर देते हैं, सॉर्ट ऑफ, मतलब क्या बोलेंगे उसको, अनकॉन्शियस कर देते हैं, आपको कुछ पता ही नहीं लगता आपके साथ क्या हो रहा है, वो वाली चीज, ठीक है ना। तो यहाँ पर बेटा जो किट है, तो ये किट तो बेटा आपकी महीने 1.5 महीने की प्रेगनेंसी, 2 महीने की प्रेगनेंसी को बाहर निकाल रहा है। तो ये बेटा जब दवाइयां ली जाती हैं तो गर्भाशय अंतस्तर में बहुत जोर जोर से कॉन्ट्रैक्शन होते हैं ताकि बच्चा बाहर निकल सके। तो यस, इट इज पेनफुल एंड इट इज डैम पेनफुल, ठीक है। औरतों से पूछो कभी उनका दर्द, शायद नहीं समझते हैं कुछ लोग समझते हैं। बात करते हैं, अगर एमटीपी से कई बार क्या होता है, गोली लेने के बाद भी ब्लीडिंग हो जाती है पर बच्चा पूरी तरह से नहीं निकलता, थोड़ा बहुत टुकड़ा भी अगर अंदर रह गया है बेटा तो उसको डीएनसी से बाहर निकालते हैं। यहां तक क्लियर हुआ या नहीं हुआ? तो अब तक हमने क्या क्या देखा? हमने देखा है एमटीपी क्या होती है, ठीक है, भारत में कब लीगलाइज कराई गई, हर साल दुनिया भर में कितनी एमटीपीज हो रही हैं, एमटीपीज करने के तरीके क्या होते हैं। अब हम बात करेंगे कि एमटीपी कब की जाती है, ठीक है, एमटीपी की कब जाती है। की कब जाती है? आइडियली एमटीपी की जाती है पहले ट्राइमेस्टर में। नीतू कुमारी बोल रही है मैडम मुझे नहीं होता है पेन, मत बोलो नीतू, टोक बहुत खराब होता है। जो जो गाते ना हमें नहीं होता, हमें नहीं होता बेटा, उनको अभी नहीं हो रहा है, नहीं होता है, इस बात को छुपा के रखो, नहीं होता है बहुत अच्छी बात है, गाओगे तो होने लग जाए, लिख के दे रहे हैं हम तुम्हें, ठीक है ना। चलो बात करते हैं बेटा, बोलते हैं ना वो नजर इज रियल, वो हो जाएगा, समझी कि नहीं? चलो, तो एमटीपी की कब जाती है? तो पहली तिमाही में, पहली तिमाही में कंपैरेटिवली मतलब कि तुलनात्मक रूप से अधिक सेफ को क्या बोलेंगे? अधिक सेफ है, मोर सेफ, इट इज मोर सेफ। सेफ को क्या बोलेंगे हिंदी में? सेफ की बताना हिंदी में, नो पॉसिबल। ये तो डिसपॉसिबल वाली हिंदी हो गई तुम्हारी बेटा, नो पॉसिबल, या तो नॉट पॉसिबल लिख, नो पॉसिबल। सेफ को क्या बोलेंगे? सेफ पहली तिमाही में कंपैरेटिवली सेफ होती है। सेफ होती है मतलब कॉपी करने दीजिए, कर लो बेटा। सेफ की हिंदी बताओ। सुरक्षित है, यस, थैंक यू। अधिक सुरक्षित है। अब आप बोलोगे मैडम सुरक्षित है किसके लिए? ऑब्वियसली माँ के लिए, क्योंकि बच्चा तो मर ही रहा है भाई। आप उसे पहले महीने में निकालो, दूसरे महीने में निकालो, तीसरे महीने में निकालो, छठे महीने में निकालो, अगर आप एमटीपी के थ्रू निकालो तो बेटा बच्चा तो मर ही रहा है, ठीक है। लेकिन अब माँ को तो बचाओगे, तो अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर में एमटीपी कराते हैं तो कंपैरेटिवली सेफ है, ठीक है। और यह
एक मेडिकल प्रैक्टिशनर की देख रेख में की जा सकती है। ठीक है, अभी ना एक आप लोग स्टैंड अप कॉमेडी देखते हैं नहीं देखते हैं? देखना चाहिए, थोड़ी बहुत तो देखनी चाहिए, अपना माइंड थोड़ा सा फ्रेश करने के लिए। तो अभी एक नया आया है, इच्छाधारी नाग करके उसका नाम है, मतलब उसकी आईडी है। क्या नाम है? डॉक्टर पंजवानी, डॉक्टर पंजवानी करके। ही हिमसेल्फ इज अ डॉक्टर। उसके पापा पीडियाट्रिशियन थे, उसकी मम्मी गायनी है। तो अभी हिज फादर इज नो मोर। रिसेंटली आई हैव गॉन थ्रू हिज स्टैंड अप, जो भी अभी उसने किया है, उसमें उसने बहुत अच्छी एक चीज बताई है। आप देखना, मतलब मैं पर्सनली कुछ लोगों को अगर सजेस्ट करती हूँ, डेफिनेटली मेरे बच्चों के लिए वो अच्छा है, उसमें कुछ ऐसे बिगड़ने और गंदी बातें नहीं है। ठीक है, अब अगर कोई एक आध एब्यूजिव वर्ड्स हैं, बैड वर्ड्स हैं, तो बेटा वो अब चलन है, उसका हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, और ऐसा है नहीं कि तुम लोग बड़े सीधे हो, तुम्हें बैड वर्ड्स पता नहीं है, यू ऑल नो, है ना, बोलते नहीं है, वो अलग बात है। तो डॉक्टर पंजवानी का स्टैंड अप यू गाइज मस्ट सी। उसमें उसने ये जो मैंने बताया ना कि अभी किसके लिए सुरक्षित, ऑब्वियसली माँ के लिए, बच्चा तो मर ही रहा है। सेम उसने ऐसा एक वो बोला है, अ, उसमें एक चीज कोट की है कि हमें ड्राइवर नहीं मिल रहा था, तो हमारे पापा ने हमारे लिए एक ड्राइवर अरेंज किया। ड्राइवर था एम्बुलेंस ड्राइवर, जो एम्बुलेंस चलाता है। एंड यू गाइज नो कि एम्बुलेंस ड्राइवर कैसे गाड़ियां चलाते हैं, उनको रेड लाइट वगैरह से कोई मतलब नहीं होता है ना, कॉज उनका तो आदत ही होता है, हमें इमरजेंसी में निकलना, रेड लाइट वगैरह जाए बाढ़ में, हमारे लिए नहीं है वो। तो इस बच्चे ने, मतलब जब ये छोटा था, तो ही आस्क्ड हिज ड्राइवर कि आप वो कहता है हमें तो ऐसे ही ड्राइव करना होता है, रात भर हम यहाँ से वहाँ, गाँव से लाश, आगरा में उसके पापा प्रैक्टिस करते हैं, तो हम गाँव में लाश वाश लेकर के जाते हैं, तो डेड बॉडीज वगैरह। तो कैसे, तो उन्होंने कहा फिर आपको डर नहीं लगता डेड बॉडी लेकर के जाते हो, वो भी रात को? कहते क्या डर है, एक पैग लगाते हैं और फिर हम उससे बात करते हुए जाते हैं, इसी स्पीड में, इसी स्पीड में। तो ये रिस्की नहीं है, मतलब पीने के बाद आप लेकर के जा रही है, रिस्की नहीं है? कहते किसके लिए? लाश के लिए। लाश तो ऑलरेडी मर चुकी है भाई, उसके लिए क्या रिस्की होगा, रिस्की उसके होते। तो सेम मुझे यहाँ पे याद आ गया कि पहली तिमाही में ज्यादा सेफ है लेडी के लिए, बच्चा तो मर ही रहा है भैया, बच्चे के लिए क्या रिस्की है? तो फीमेल के लिए कंपैरेटिवली सेफ है अगर वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में एमटीपी करवाती है तो। ठीक है, यू गाइज मस्ट वॉच डॉक्टर पंजवानीज। एक अभी एक मैं और आपको सजेस्ट करूंगी, एक इंदर सहानी करके है, उसका भी सॉरी पापा करके आया है। हम तो रिलेट कर पा रहे हैं उससे, बिकॉज हमने भी वो वाला फेज अपने पापा का देखा है। तो वो मेरे कहने पे यू गाइज शुड वॉच दिस। वन इज सॉरी पापा, इंदर सहानी, और दूसरा, और उसके पे कमेंट करना प्लीज जाके कि हमारी प्रियंका मैम ने कहा था ये देखने के लिए। और सेकंड इज आपका डॉक्टर पंजवानी, है ना, उसका। सो ये वाला अब कब की जाती है बेटा? एमटीपी की सलाह दी जाती है अगर, नंबर वन, पहला केस कब सलाह दी जाती है? अगर गर्भावस्था किसी क्या बोलेंगे उसको, गर्भ निरोधक युक्ति के फेलियर के कारण है। मतलब आपने तो कोई कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज किया था, अब वो चाहे नेचुरल मेथड ही हो, लेकिन फिर भी आपने कंसीव कर लिया, तो आप डॉक्टर को बताएंगे हमें बच्चा नहीं चाहिए, ऑलरेडी एक है, या चाहिए ही नहीं, दो हैं। तो डॉक्टर कहेगी आपने कोई कॉन्ट्रासेप्टिव यूज नहीं किया, किया था डॉक्टर साहब, पता नहीं कैसे, क्योंकि मैंने आपको बताया नेचुरल मेथड्स का फेलियर रेट तो बहुत ज्यादा है। दूसरा, कॉन्डोम्स का भी फेलियर रेट 40-50%, 40% तो है ही। तो अगर आपने किसी भी तरीके का गर्भनिरोधक युक्ति का इस्तेमाल किया, उसके बाद भी है, यस चिराग पंजवानी, उसके बाद भी आपने गर्भ धारण कर लिया,
उस कंडीशन में आप डॉक्टर से या डॉक्टर से सलाह लेकर के, डॉक्टर की सलाह से एमटीपी करवा सकते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, यदि गर्भधारण का कारण रेप है, ठीक है, यदि किसी फीमेल ने बिकॉज ऑफ सम सेक्सुअल असॉल्ट प्रेगनेंसी या कंसीव किया था, उस कंडीशन में भी वो डॉक्टर को बताए कि आई हैड एन सेक्सुअल असॉल्ट या आई हैड अ रेप, उसकी वजह से, और ऐसा कुछ नहीं है, शादी भी नहीं हुई है या शादी हो भी गई है तो भी, ऑब्वियसली रेप के केस में अगर किसी फीमेल ने कंसीव किया है तो उसको अबॉर्ट करने की अनुमति है, ठीक है। इसके अलावा बेटा, यदि मां की परिस्थिति गर्भावस्था धारण की नहीं है, ठीक है, जैसे किसी फीमेल ने कंसीव कर लिया, कंसीव करने के बाद उसको पता लगता है कि उसको थायराइड है, क्योंकि वंस अ फीमेल कंसीव उसके बाद ना बहुत सारे टेस्ट वेस्ट होते हैं, तो अगर उसके दौरान उसको पता लगता है कि उसको थायराइड वगैरह जैसी कोई प्रॉब्लम है, तो थायराइड के केस में अब अगर कंसीव कर लिया है तो डॉक्टर्स थोड़ा एडिशनल हेल्प करते हैं थायराइड को कंट्रोल करने में, क्योंकि हम लोगों ने लास्ट ईयर पढ़ा है कि अगर फीमेल को हाइपोथायराइडिज्म है तो बच्चे में पूरी पूरी संभावना है कौन सी बीमारी होने की, जल्दी से बता दो, पढ़ाया है इसलिए पूछ रही हूं, ठीक है। अगर फीमेल को हाइपोथायराइडिज्म है प्रेगनेंसी के दौरान तो उसके बच्चे को किस रोग के होने की संभावना है, जल्दी बता दो, ठीक है। इसके अलावा अगर फीमेल मेंटली कहीं ना कहीं इल है, वो उसकी बॉडी उसकी प्रेगनेंसी को सपोर्ट नहीं कर पा रही है, प्रेग्नेंट होने के बाद उसको पागलपन या दौरे पड़ रहे हैं या ऐसा कुछ भी अगर उसकी मेंटल, हाँ कोई लिख रहा है अस्थमा, ऐसा चांटा दूंगी ना अभी, अस्थमा, मर क्यों नहीं जा रहे हो जाकर के अस्थमा के साथ, क्रेटिनिज्म, यस, हु टोल्ड दिस, एक तो बताया, रुको ये तो बताना है ना नाम, जिसने क्रेटिनिज्म बताया है उसका नाम तो मैं बोलूंगी भाई, प्रीति, वेरी गुड, डॉक्टर सागर, वेरी गुड, माही पांडे, ये 3 बच्चे हैं जिन्होंने सबसे पहले बताया, यस क्रेटिनिज्म, हाँ क्रेटिनिज्म, उन बच्चों को हम क्रेटिन्स कहते हैं, घेंगा, घेंगा तो औरत को होगा भाई, अगर फीमेल प्रेग्नेंट है और उस दौरान उसको हाइपोथायरॉयडिज्म डिटेक्ट होता है तो बच्चे में पूरी पूरी संभावना है क्रेटिनिज्म होने की। क्रेटिनिज्म के लक्षण क्या है, बच्चा बौना रह जाएगा, क्योंकि थायराइड आपके फिजिकल, मेंटल और सेक्सुअल तीनों ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो बच्चे का फिजिकल ग्रोथ नहीं होगा, बच्चा बौना रह जाएगा, बच्चे का मेंटल ग्रोथ नहीं होगा, बच्चे का आईक्यू कम होगा, दिमाग उसका सामान्य से कम चलेगा, सेक्सुअल ग्रोथ मतलब उसके कहीं ना कहीं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स भी प्रॉपरली फंक्शनल या फिजियोलॉजिकली एक्टिव नहीं होंगे, ठीक है। इसके अलावा बच्चा मूक बधिर यानी कि गूंगा बहरा हो सकता है। इसके अलावा बेटा बच्चे की जो स्किन है वो झुर्रीदार हो सकती है। ये बेटा हमने कुछ सिम्टम्स देखे थे आपके क्रेटिनिज्म के, याद आ रहे हैं कि नहीं? अरे मैडम कैसी बातें कर रहे हो, हम तो आगे पाठ पीछे सपाट वाले बच्चे हैं, आप आज और कल का पूछ लो हम बता देंगे। अरे मैडम क्या 11th का पूछ रही हो? हाँ, अतिका एकता इसका नहीं है बेटा, हम हाइपोथायराइडिज्म की बात करें, अल्पस्राव हो रहा है प्रेगनेंसी के दौरान, ठीक है ना, तो अगर माँ को थायराइड डिटेक्ट होता है, कंट्रोल नहीं हो रहा है, अगर माँ मेंटली कहीं ना कहीं ओके नहीं है, माँ की फिजिकल बॉडी ही सपोर्ट नहीं कर पा रही है प्रेगनेंसी को, ये कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं जिसमें एक डॉक्टर की सलाह लेकर के एमटीपी करवाई जा सकती है, लेकिन पहली तिमाही के अंदर। यस, क्लियर हुआ? चलो अब आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2017 में, वर्ष 2017 में एमटीपी अमेंडमेंट एक्ट आया था, ठीक है, एमटीपी अमेंडमेंट एक्ट आया था, एक्ट मतलब जिसमें कि सुधार किया गया, जो एमटीपी लॉ था उसमें कुछ सुधार किया गया। क्या सुधार किया गया? सुधार ये किया गया कि एमटीपी को सेकेंड ट्राइमेस्टर में भी परफॉर्म, ट्राइमेस्टर समझ में आ रहा है, तिमाही समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पढ़ाया था ना,
हाँ, डॉक्टर प्रियंका मिश्रा मैम चैट ऑफ नहीं करती, ये साजरा नहीं करती हूँ यार, तुम्हें पता है, क्योंकि मैं टू वे कम्युनिकेट करके पढ़ाती हूँ, मेरी आदत नहीं है कि आके बोर्ड भर के चले जाओ। यू गाइज वेरी वेल नो दिस। हाँ, अनटिल अनलेस मैं बहुत इरिटेट नहीं हो रही हूँ। सो मैंने क्या बोला, पहली ट्राइमेस्टर में इट इज कंपैरेटिवली सेफ फॉर द लेडी। हालांकि किसी तरीके की मिसहैपनिंग लेडी के साथ पहले ट्राइमेस्टर में एमटीपी परफॉर्म करते टाइम भी हो सकती है। कई बार ऐसा होता है कि जो फीमेल्स एमटीपी किट लेती हैं वो वैसे तो डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन से लेती हैं, लेकिन वो खुद से भी ले लेती है। कई बार जो फीमेल्स एक दो बार ले चुकी होती है उनको अरे ठीक है, अरे वो दवाइयां ले आना, खा लूंगी, दवाइयां ले आए। कई बार इंटरनल ब्लीडिंग इतनी ज्यादा हो जाती है कि एकदम से ब्लड वॉल्यूम कम हो जाता है, सडन बीपी लो हो जाता है, जिसकी वजह से डेथ भी हो सकती है। तो एमटीपी की गोलियां ये घर में बैठ के खुद से नहीं लेनी चाहिए, आइडियली तो नहीं लेनी चाहिए। पर वो बात और है कि डॉक्टर के जाओ तो फिर उनकी फीस दो, फिर किट की फीस दो, वो अलग है। मार्केट में 400-500 में मिल जाती हैं, डॉक्टर के जाओ तो 5-6 हजार रुपए लग जाते हैं, इतना फर्क है। दूसरी चीज बेटा ये कि अब तो ये एमटीपी किट कई सारे स्टेट्स में बैंड है। बैंड मतलब बैन, आपको मिलेंगी ही नहीं। अमेंडमेंट का मतलब होता है सलमान, सुधार किया गया है, ठीक है। तो जो एमटीपी लॉ था जो 1971 में पास किया गया था, उसके हिसाब से एमटीपी को केवल पहली तिमाही में किया जा सकता था, एक मेडिकल प्रैक्टिशनर की देखरेख में, उसकी सलाह से किया जा सकता था, इन कंडीशंस में किया जा सकता था। लेकिन एमटीपी जो लॉ है उसमें कुछ अमेंडमेंट यानी कि उसमें कुछ बदलाव किए गए हैं, उसमें कुछ सुधार किए गए हैं ना, इसको हम सुधार या बदलाव भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसको हम सुधार या बदलाव भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसमें कुछ सुधार या इसमें कुछ बदलाव किए गए। क्या बदलाव किए गए हैं कि दूसरी तिमाही में यानी कि सेकेंड ट्राइमेस्टर में भी एमटीपी किया जा सकता है, लेकिन दो मेडिकल प्रैक्टिशनर की सामान्य सलाह पर, कॉमन सलाह हो दोनों प्रैक्टिशनर्स की, सामान्य सलाह होने पर, मतलब आप दो डॉक्टर से कंसल्ट करो और दोनों ही डॉक्टर्स आपको ओके कर दे तो, ठीक है। यदि किस कंडीशन में, यदि ये कंडीशन इंपॉर्टेंट है, यदि भ्रूण में किसी प्रकार का या भ्रूण में कोई आनुवांशिक विकार हो, भ्रूण में आनुवांशिक विकार हो, ठीक है, या फिर यदि गर्भावस्था आगे बढ़ने पर माँ की शारीरिक या मानसिक अवस्था सामान्य ना हो। मतलब पहली ट्राइमेस्टर में तो आप कर सकते हैं, कैसे भी कर सकते हैं, लेकिन अगर बेटा सेकेंड ट्राइमेस्टर लग गया, मतलब अगर चौथा महीना शुरू हो गया, उसके बाद अब अगर आप एमटीपी करवाना चाहते हैं तो कोई भी डॉक्टर सजेस्ट नहीं करेगा। उसका रीजन ये होता है कि सेकेंड ट्राइमेस्टर तक बच्चे का आकार थोड़ा बढ़ चुका होता है, ठीक है। सेकेंड ट्राइमेस्टर शुरू होने तक बच्चा पूरी तरीके से बन चुका होता है। सेकेंड ट्राइमेस्टर शुरू होने के बाद बेटा अगर एमटीपी की जाती है वो माँ के लिए बहुत रिस्की है, मतलब बच्चे की तो जान जा ही रही है, वही वाली बात। पर सेकेंड ट्राइमेस्टर में एमटीपी परफॉर्म करने पे माँ की जान जाने का खतरा भी बहुत ज्यादा हो जाता है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में एमटीपी कराने में बच्चे की तो जान जा रही है, लेकिन माँ की जान जाने का खतरा काफी कम है, काफी कम है, ठीक है। इसीलिए डॉक्टर की देखरेख में ये सब किया जाता है। डॉक्टर को बोला जाता है कि अगर आपको दवाई लेनी है तो, मतलब डॉक्टर बोलता है दवाई लेनी तो मॉर्निंग टाइम पे लेना, या पहली दवाई रात को लेना ताकि 12 घंटे सुबह हो,
ताकि दिन भर में अगर कोई भी इमरजेंसी आए तो हम वहां पर अवेलेबल हों, ठीक है। लेकिन अगर फीमेल खुद ले रही है बेटा तो वो रात बिरात कभी भी ले रही है। अब उसको ब्लीडिंग रात को शुरू हुई और एकदम से ही उसको हैवी ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई, कंट्रोल ही नहीं हो रही है, वो बीपी लो में घर में ही मर जाएगी जब तक हॉस्पिटल पहुंचेगी। क्योंकि रात को तो चलो हमारे पास तो अपनी गाड़ियां हैं, लेकिन गांव वाँव में तो ये वाली फैसिलिटी हर किसी के पास नहीं है ना, तो रात को कहाँ लेकर के भागेंगे। इसलिए जनरली इन दवाइयों को देने का भी एक डॉक्टर टाइम बताए थे कि आप इस टाइम पे लेना, सो दैट दिन में कोई इमरजेंसी हो तो हम देख लें और आपको भी कोई दिक्कत ना हो। मैम गलत लिखा है, क्या गलत लिखा है? दूसरी तिमाही में भी एमटीपी किया जा सकता है, लेकिन 2 मेडिकल प्रैक्टिशनर की सामान्य सलाह होने पर, यदि भ्रूण में आनुवंशिक विकार हो या गर्भावस्था आगे बढ़ने पर माँ की शारीरिक या मानसिक अवस्था असामान्य हो। अच्छा, मतलब फीमेल को किसी तरीके की फिजिकल या मेंटल प्रॉब्लम अगर हो रही है, उस कंडीशन में हम उस प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करवा सकते हैं। अब बच्चे में डाउन सिंड्रोम आपको पता है कि जो आनुवांशिक विकार है वो तो बेटा चौथे महीने से ही शुरू होते हैं। एमनियोसेंटेसिस हम चौथे महीने में कर रहे हैं, कोरियोनिक विलाई सैम्पलिंग हम चौथे पांचवें महीने में, जो भी आपके जेनेटिक वाले टेस्ट होते हैं बेटा वो हम चौथे पांचवें महीने में करते हैं, ठीक है। उस कंडीशन में बेटा अगर हमें पता लग रहा है कि बच्चे में तो ये जेनेटिक डिसऑर्डर है, ये तो ट्रीटेबल भी नहीं है, तो उस कंडीशन में बेटा जब वो जेनेटिक डिसऑर्डर ट्रीटेबल नहीं है, ऐसे बच्चे को दुनिया में लाने से अच्छा है कि उसको वहीं खत्म कर दिया जाए। क्योंकि ऐसा बच्चा पैदा होगा तो उसकी भी जिंदगी बर्बाद है और उससे जुड़े माँ बाप की भी जिंदगी बर्बाद है। क्योंकि अपना बच्चा घर के सामने तो देख करके या घर में पड़ा देख करके तो कोई नहीं छोड़ सकता, हाँ या नहीं। इसीलिए ऐसे बच्चों को अगर उसका आनुवांशिक विकार ट्रीटेबल नहीं है तो खत्म कर दिया जाए। समझे कि नहीं समझे? हाँ जी। और ये बेटा जो अमेंडमेंट था ये 2017 में किया गया था। जब तक ये अमेंडमेंट नहीं किया गया था, उससे पहले अगर ऐसा कुछ पता लग जाता था कि बच्चे को आनुवांशिक विकार है, तो भी बेटा सेकेंड ट्राइमेस्टर में अबॉर्शन करने के लिए चक्कर लगाने पड़ते थे फैमिली कोर्ट के, कि यहाँ से इनसे परमिशन है कि हमारे बच्चे को ये दिक्कत है, इसलिए हमें। तो जो एक तो कोई फीमेल जब कंसीव करती है तो मैक्सिमम केसेस में घर में खुशहाली वाला माहौल होता है ना, कि घर में मेहमान आने वाला है, अब वो फालतू बकरबाजी शुरू हो जाती है ना। और इस बीच में पता लग जाए कि नहीं भैया बच्चा तो ऐसा है, अब एक तो वैसे ही वो खुशी का माहौल गम में बदल चुका है। अब उस माहौल में एक तो माँ की खुद की उस टाइम पे मानसिक अवस्था क्या होती है वो आपको शायद नहीं समझ सकते हैं। पता लग गया कि ऐसा कुछ है, अब इस प्रेगनेंसी को भी टर्मिनेट करना है जिससे इतनी उम्मीद लगाई हुई थी, ठीक है। और उसको टर्मिनेट करने के लिए भी जगह जगह चक्कर काटने पड़ रहे, इस डॉक्टर के, उस वकील के, ये वो, तो वो कहीं ना कहीं रिस्की था। तो उस चीज में मतलब प्रॉब्लम ना हो फैमिली को, इसलिए बेटा 2017 में इस कानून में ये बदलाव लाया गया। क्लियर है सबको? एमटीपी ओके है, ठीक है। एक बच्चा बोल रहा है मैडम एमटीपी के क्या साइड इफेक्ट्स होते हैं? बेटा एमटीपी के साइड इफेक्ट्स ये है कि बहुत ज्यादा अगर किसी फीमेल की बार बार एमटीपीज हो रही हैं या बार बार उसका नेचुरली भी अबॉर्शन हो रहा है बेटा, तो ये फीमेल की फिजिकल हेल्थ पे एडवर्स इफेक्ट डालता है। आप लोगों ने आई डोंट नो सुना है कि नहीं सुना है, पर गांव में ये सब बातें बहुत नॉर्मल होती हैं, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि ऐसा बोलते हैं कि डिलीवरी के बाद जितनी फीमेल को केयर की जरूरत होती है उससे कहीं ज्यादा केयर की जरूरत फीमेल को अबॉर्शन के बाद होती है, फिर चाहे वो नेचुरल अबॉर्शन हो या वो इंड्यूस्ड अबॉर्शन यानी कि एमटीपी हो, ठीक है। क्योंकि बॉडी में तो वीकनेस उतनी ही आ रही है ना, ब्लड लॉस हो रहा है, आपके अंदर एक जान पल रही थी जिसको आप बॉडी से अलग करके बाहर निकाल रहे हैं या वो खुद से अलग होकर के बाहर निकल रही है। दोनों ही केस में बेटा फीमेल को सुपर केयर की नीड होती है। पर हमारा समाज ठीक है, आफ्टर डिलीवरी तो फिर भी थोड़ा बहुत केयर समझ लेता है, अबॉर्शन के केस में आज अरे हमारे तो बहुत हुए थे, अरे तुम्हारे के तुम बहुत नाजुक हो आजकल की, थोड़ा इस तरीके की कमेंटबाजी जो चलती है गांव में, विच इज रॉन्ग। बीइंग अ फीमेल आपको पता होना चाहिए कि आपकी कोई और केयर करे ना करे, आपको खुद को अपनी केयर करनी है इस टाइम पे, क्योंकि अल्टीमेटली आपका शरीर ही आपका साथ देगा, ना सास ससुर देंगे, ना ननद भाभी देंगे, और पति भी बहुत ज्यादा नहीं देगा। व्हेन इट कम्स टू योर बॉडी तो आपको खुद अपनी बॉडी का ध्यान रखना है, ठीक है ना। चल, सो दिस इज ऑल अबाउट एमटीपी। एनसीईआरटी पर पढ़ लेते हैं एनसीईआरटी क्या कहती है। तो एनसीईआरटी कहती है बेटा कि गर्भावस्था पूर्ण होने से पहले ही बेटा अगर आप उसको खत्म कर रहे हैं जानबूझ करके, तो इसको हम प्रेरित गर्भपात या एमटीपी कह देते हैं, ठीक है। पूरी दुनिया में हर साल लगभग 45 से 50 मिलियन, लगभग 4.5 से 5 करोड़ एमटीपी कराए जा रहे हैं, जो कि संसार का टोटल जो भी प्रेगनेंसीज हो रही है उनका 1/5 है, ठीक है। हालांकि एमटीपी में भावनात्मक, नैतिक, धार्मिक और सामाजिक पहलू भी शामिल होते हैं ना। कोई भावनात्मक यार मेरा बच्चा कैसे मार दूं, नैतिक
मैं कौन होती हूँ किसी की जान लेने वाली, धार्मिक ये तो पाप हो जाएगा, सामाजिक लोग क्या कहेंगे। ठीक है, बहुत सारे पहलू जुड़े होने के कारण बहुत से देशों में आज भी बेटा ये बहस जारी है कि एमटीपी को लीगलाइज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ठीक है, भारत सरकार ने इसके दुरुपयोग को रोकने के लिए 1971 में एमटीपी को कानूनन मंजूरी दी। दिस 1971 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 1951 1971 दो ईयर डेटा आपकी एनसीईआरटी में दिया। 1951 में जहां परिवार नियोजन को लागू किया गया था और 1971 में जहां ये एमटीपी को लागू किया गया था। एक बच्ची पूछे मैडम बेबी को पेन नहीं होता। बेटा बेबी को मार दिया जा रहा है, बेबी को मार दिया जा रहा है। आपको मार ही दिया जाए, फिर आपसे पूछा जाए पेन नहीं हुआ था क्या, ऊपर जाके तुम क्या बोलो पेन हुआ था, तुम मर गए थे भाई। पेन हुआ औरत को, चाहे वो उसके दिल में पेन हुआ हो, चाहे उसके शरीर में पेन हुआ हो, बच्चे को पेन का मौका कहाँ दिया गया। हाँ चलिए, जो भी था, इस प्रकार के प्रतिबंध अंधाधुंध और गैर कानूनी मादा भ्रूण हत्या तथा भेदभाव को रोकने के लिए बनाए गए। ठीक है, तो ये क्यों बनाया गया बेटा, जो कि गैर कानूनी, आपने देखा है क्वैक्स बैठे रहते हैं, आपने देखा है शायद सुना होगा। ये तो रॉन्ग है, रॉन्ग तो है बेटा, लेकिन क्या करें। आ, ये जो हकीम खाना वगैरह होते हैं ना, जहाँ पर वो दवाइयां दे देते हैं, अरे ये खिला देना अपनी बहू को हो जाएगा, है ना, उनके खाने में ये मिला देना, ये चूरन चटा देना कि, तो बेटा ये माँ के लिए ज्यादा खतरनाक है। देखो बच्चा तो अल्टीमेटली मर ही रहा है, लेकिन वो जो हकीम खाना और जो क्वैक, क्वैक मतलब फर्जी डॉक्टर, फर्जी डॉक्टर्स को हम क्वैक्स बोलते हैं। तो क्वैक्स के द्वारा जो दवाइयां दी जाती हैं वो बेटा औरत के लिए ज्यादा हानिकारक है, वो औरत की शायद जान ही ले ले। आप लोगों ने शायद सुना होगा गाँव में ऐसा बहुत होता था पहले कि एमटी की वो अबॉर्शन के चक्कर, उसके इतने अबॉर्शन हुए, इतने अबॉर्शन हुए, वो मर ही गई, इतनी कमजोरी आ गई थी, ध्यान वैसे रखा नहीं गया, चाहे खिलाने पिलाने का हो चाहे शारीरिक हो, तो वो मर ही गई, तो 2-3 अबॉर्शन हुए, मर गई। ठीक है, तो क्यों मर गई, क्योंकि वो हकीम खाना वाली दवाई चली। अगर मेडिकली आप किसी डॉक्टर की देख रेख में, तो डॉक्टर आपको प्रॉपर केयर करेगा, वो आपको हो सकता है 8-10 घंटे हॉस्पिटल में भी रखे उस टाइम पे कि हाँ झोला छाप, दैट इज झोला छाप, यस क्वैक इज झोला छाप डॉक्टर्स। ठीक है, तो अगर आप किसी पढ़े लिखे डॉक्टर, अच्छे डॉक्टर के कोई प्रैक्टिशनर के अंडर में अगर आप जाकर के ये सब कराते हैं, तो वो आपको उसके प्रोज एंड कॉन्स भी बताते हैं, उस टाइम पर क्या ध्यान रखना चाहिए वो भी करते हैं। अगर डीएनसी हो रही तो वो हॉस्पिटल में भी रखते हैं 10 घंटे 12 घंटे ऐसा कुछ के लिए। ठीक है, और कई बार फीमेल्स वो पता लग जाता है कि लड़की है तो इसको गर्भपात करा दो। तो मादा भ्रूण हत्या जो एमनियोसेंटेसिस का साइड इफेक्ट या मिसयूज था, उसको रोकने के लिए बेटा एमटीपी को लीगलाइज किया गया। हाँ, बंगाली डॉक्टर वगैरह, ये जाकिर अली, ठीक है ना। और ये मादा भ्रूण हत्या ये भी अभी भी भारत में बहुत ज्यादा हो रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एमटीपी बनने के ये सब चीजें छुप गई ना, आज भी हो रही हैं, बहुत जगह हो रही हैं। ठीक है, एक बच्चा बोला मैम अबॉर्शन कितनी बार करना चाहिए, एक बार भी नहीं करना चाहिए बेटा, आइडियली तो एक बार भी नहीं करना चाहिए। चलो, चिकित्सीय सगर्भता समापन क्यों, तो निश्चित तौर पर इसका उत्तर है अनचाही सगर्भताओं से मुक्ति पाना या लापरवाही से किए गए असुरक्षित यौन संबंधों का परिणाम हो, या मैथुन के समय गर्भनिरोधक जो आपने इस्तेमाल किए गए थे उसका फेलियर होना हो, या बलात्कार जैसी घटनाओं के कारण। ठीक है, पहला अनचाही प्रेगनेंसी, बच्चा नहीं चाहिए अभी। ठीक है, दूसरा लापरवाही हो गई, ध्यान ही नहीं रहा, बस जोश जोश में होश को बैठे, सुबह लग रहा है यार गड़बड़ हो गई, और सुबह भी ध्यान नहीं दिया अगर, तो 2 महीने बाद पता लगा यार गड़बड़ तो हो गई, अब क्या करें, एमटीपी करा लो। तीसरा बेटा तीसरा हो गया बेटा आपका, आपने किसी तरीके की गर्भनिरोधक युक्ति का इस्तेमाल तो किया गया था लेकिन वो फेल हो गई। और चौथा हो गया बेटा बलात्कार जैसी घटनाओं के कारण होने वाली सगर्भता। इन कंडीशंस में बेटा एमटीपी करना बिल्कुल लीगल है। आगे बेटा इसके साथ ही चिकित्सीय सगर्भता समापन की अनिवार्यता कुछ विशेष मामलों में भी होती है जहां सगर्भता बने रहने की स्थिति में। ठीक है, पांचवा ये हो गया कि अगर प्रेगनेंसी कंटिन्यू करते हैं तो माँ या बच्चा या दोनों के लिए ही बेटा ये जानलेवा है। कई बार होता है फीमेल की बॉडी प्रेगनेंसी को सपोर्ट ही नहीं कर पाती है, वो फिजिकली इतनी वीक होती है कि जैसे ही वो बच्चा आगे बढ़ने लग जाता है उसको वैसे ही अबॉर्शन हो जाता है। तो अपने आप बार बार उसको अबॉर्शन उससे पहले कि आप टाइमली उसको खत्म कर दो, ये भी है, क्योंकि अपने आप होना भी रिस्की है। सगर्भता की पहली तिमाही, तो अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर यानी कि शुरुआत के 3 महीने में आप करवाते हैं एमटीपी, तो बेटा वो फीमेल के लिए काफी हद तक कंपैरेटिवली सेफ माना गया है।
द्वितीय तिमाही में अगर ये करवाते हैं तो बेटा ये ज्यादा घातक है, ज्यादा डेंजरस है बच्चे के माँ के लिए। ठीक है, तो सबसे अधिक परेशान करने वाली बात ये देखने में आई कि अधिकतर एमटीपी गैर कानूनी हो रही है, अकुशल नीम हकीमों के द्वारा हो रही हैं, जो कि ना केवल असुरक्षित होते हैं बल्कि जानलेवा भी सिद्ध होते हैं। असुरक्षित इसलिए कॉज वो लोग अगर वहां जाके भी आप उनके क्लिनिक पे जाके भी करवा रहे तो वो लोग हाइजीन इंस्ट्रूमेंट्स को स्टेरलाइज कराना वो सब थोड़ा ना करा रहे हैं। आप तो बच्चा खत्म करवाने गए थे, आप वहां से इन्फेक्शन लेकर के आ रहे हो, तो ये भी बेटा बहुत ज्यादा होता है क्वैक्स के साथ। दूसरी खतरनाक प्रवृत्ति बेटा ये देखी गई है कि जो शिशु है उसके लिंग निर्धारण के आधार पर उल्ब वेदन का दुरुपयोग किया गया है, जो कि शहरी क्षेत्रों में भी बहुत ज्यादा होता है। तो शहरों में वही एमनियोसेंटेसिस करवा लेते हैं, बता दो भैया लड़का है कि लड़की है, पता लग गया लड़की है तो खत्म करा दो, चलो नीम हकीम के पास, डॉक्टर तो करेंगे नहीं। बहुधा ऐसा देखा गया है कि ये पता चलने के बाद कि जो भ्रूण है वो मादा है, एमटीपी कराया जाता है, जो कि पूरी तरीके से गैर कानूनी है। इस प्रकार के व्यवहार से बचना चाहिए क्योंकि ये युवा माँ और भ्रूण दोनों के लिए खतरनाक है। अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स से बचने के लिए प्रभावशाली परामर्श सेवाओं को देना और गैर कानूनी रूप से कराए गए अबॉर्शंस में जान के जोखिम के बारे में बताए जाने के साथ साथ अधिक से अधिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी चाहिए, ताकि जो भी मतलब ये सब साइड इफेक्ट है उनको रोका जा सके। ठीक है, तो आज एमटीपी हो पाया, एसटीडी और वो हम कल कर लेंगे यार। कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं आज, कल ये चैप्टर खत्म ही हो जाएगा, एमटीपी में टाइम ज्यादा लग गया। छोटे छोटे टॉपिक हैं वैसे तो सारे आधे आधे घंटे के हैं। इतने ज्यादा क्वेश्चन हम ले आए हैं क्या? चलो पहला क्वेश्चन कर लो। हाँ आ जाओ, पहला क्वेश्चन कर लो। ये पीवाई क्यूज लाई हूँ मैं, 60 सेकेंड दे रही हूँ, पोल स्टार्ट हो रहा है, कर लो। खट्टा आंसू पानी पीना है मुझे, गेट आउट। लगाओ मैं पानी लेके आती हूँ। गो कार्टिंग जाना है क्या? डन, चलिए। सो उपरोक्त में से कौन से दो कथन सही हैं, ये भी बता दिया। अच्छा, कौन से दो सही हैं? पहली तिमाही के दौरान गर्भावस्था की वासु आई में फॉल ना चिकित्सीय समाप्ति आमतौर पर सुरक्षित होती है। ठीक है, आमतौर पर गर्भाधान की संभावना तब तक शून्य होती है जब तक कि माँ शिशु को 2 साल तक स्तनपान कराती है, नहीं है ना, 6 महीने तक, 6 माह तक। ठीक है, कॉपर्टी जैसी अंतर्गर्भाशय उपकरण प्रभावी गर्भरोधक है, कॉपर्टी जैसी अंतर्गर्भाशय उपकरण प्रभावी गर्भरोधक है। ठीक है, गर्भरोधक गोलियां गर्भाधान को रोकने के लिए संभोग के एक सप्ताह बाद तक ली जा सकती है, नहीं 72 घंटे बाद तक ली जा सकती है। ठीक है, या 3 दिन तक। सो 1 and 3 आर ट्रू, है ना, 1 and 3 आंसर हो जाएगा आपका ए। चलिए, ए 76% बच्चों का सही है, मुकेश के लोकेंद्र। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। हाँ जी, 45 सेकेंड। जन्म दर यानी कि क्या बोलते हैं उसको यार, बर्थ रेट को रोकने के लिए या कम करने के लिए कौन सा वैध नहीं है, मतलब कौन सा वैध को हिंदी में क्या बोलेंगे, एक्सेप्टेबल नहीं है, या कौन सा लीगलाइज नहीं है, आप बोल सकते हो। टॉपिक कंप्लीट ना हो ओके, पर वासु को लेक्चर में डांटना पड़े, डिस पॉसिबल। उसको आदत है 10 सेंटीमीटर के रेडियस में घूमने की, 10 सेंटीमीटर इतना होगा, इतने बीच में वो घूमता रहता है, इतने बीच में। और फिर अपराध वैध। हाँ, चले बी। तो 2 ही बच्चे पैदा करना इज ओके,
एमटीपी कराना वैध नहीं है, गर्भनिरोधक का उपयोग करना, देर से विवाह करना, ठीक है। एमटीपी कराना कोई लीगल मतलब ऐसे कोई अच्छी चीज तो ना है कि आप एमटीपी करा लो, अरे हम तो जनसंख्या कंट्रोल कर रहे हैं एमटीपी करा लो। जनसंख्या कंट्रोल करनी है, गर्भनिरोधक यूज करो, एमटीपी मत करो, ठीक है। ये तो तुम्हारे लिए जानकारक मतलब हानिकारक ही है। 56% बच्चों का सही है। नेक्स्ट, मैच कर लो भाई साहब, 3 क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के ऊपर, और इसके लिए मैं 30 सेकंड ही दूंगी, क्योंकि मैच दी फॉलोइंग के लिए मुझे लगता है 30 सेकंड इज मोर देन सफिशिएंट। ये तो 5-10 सेकंड में होने वाले क्वेश्चन है, कल के पेपर में भी आपने देखा ही होगा। एक एक दो दो लगाओ, मतलब कल का देखो मैंने बॉटनी का मैच दी फॉलोइंग लगा दिया, क्योंकि उसमें एक ऑप्शन मुझे आता था और उसी से आ गया आंसर। चलो एक बार डाउट देख लेंगे, बिल्कुल देखेंगे, डेबिट क्यों नहीं देखेंगे। शुक्रवार कुच्छेदन शल्य क्रिया विधि है, ए का 3, ए का 3। चलो बाय स्खलन, ये रोध विधि प्राकृतिक विधि है, विड्रॉल मेथड बी का 4। लो भैया आंसर आ गया आपका सी। गर्भाशय ग्रीवा टोपी रोध विधि है, जो कि मादाओं के लिए अवेलेबल है, सी का हो गया आपका 2, ठीक है। सहेली ओरल पिल है, डी का 1। आंसर हो जाएगा आपका सी। लेट्स चेक। 79% बच्चों का लगभग सही है। आशुतोष, प्रिया एंड फिराज। क्वेश्चन नंबर 4। चल 60 सेकंड दे रही हूँ, आराम से पढ़ के आंसर करिएगा। स्टार्ट पुल। आईयूडी प्लास्टिक या तांबे की बनी छोटी सी युक्ति होती है, जिसको हम गर्भाशय में रख देते हैं, यस, जिन्हें गर्भाशय गुहा में लगाया जाता है। निम्न में से कथन आईयूडी के लिए सही है। कौन सा कथन आईयूडी के लिए सही है? अमरजीत पासवान मैडम, आज वीडियो कॉल प्लीज। क्या करोगे वीडियो कॉल करके यार? सिलेक्शन लो, ऐसे सामने आकर फेस टू फेस मिलो, क्या वीडियो कॉल? अरे लबाइक फरीन, प्लीज शो मी वासु। तुम उसे मत ही देखो, मूड ही खराब हो जाएगा उसे देखती तुम्हारा। उसे देख देख के मेरा मूड खराब रहता है दिन भर तुम क्यों अपना खराब कर रहे हो भाई? यस, तो सही क्या है आपको सही बताना है आईयूडी के लिए। आईयूडी गर्भाशय में शुक्राणु की भक्षाणु क्रिया को बढ़ा देते हैं, पहला गलत हो गया। कॉपर आयनों का मोचक शुक्राणु की गतिशीलता को घटा देता है, बिल्कुल सही बात है। आईयूडी गर्भाशय ग्रीवा को शुक्राणु के प्रति विरोधी बना देता है, नहीं बनाता नहीं है, ठीक है। कैसे? वो अगर हार्मोन मोचक आईयूडी है तो गर्भाशय ग्रीवा की श्लेष्मा को गाढ़ा कर देगा, जिसकी वजह से वो शुक्राणु अंदर वहां से एंटर नहीं कर पाएंगे, तो उसके विरोधी बना रहा है ना, यहाँ लिख रहा है नहीं बनाता है, बनाता है भाई। आईयूडी शुक्राणु की निषेचन क्षमता को घटा देता है, बिल्कुल सही है। आईयूडी को गर्भाशय गुहा में डालने के लिए शल्य क्रिया की सहायता लेनी पड़ती, ठीक है। तो ए गलत है, सही कौन सा है ना? बी सही है, डी सही है, बी और डी, ठीक है। आंसर हो गया आपका सी। अब इसने बेटा एक्चुअल, बाहर निकल चल, टेक योर स्कूटर आउटसाइड, वहां नहीं उठता इनका। तो एक्चुअल में ये बेटा कोई वैसी सर्जरी, एक्चुअल में ये कोई वैसी सर्जरी नहीं है, ठीक है। सिंपली अंदर प्लेस कर देते हैं, पर लेकिन रखते डॉक्टर्स हैं, ठीक है। तो बी एंड डी आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे सी। हाँ बता दे पापा को, जा वकील ले अपना मैं पापा को बताता हूँ, इन्हें लगता है पापा बॉन्ड है इनके चलो 38% बच्चों का लगभग सही है। हाँ? आगे सुमित, शीतल, यश। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। चलो 45 सेकेंड। निम्न में से किस गर्भनिरोधक तरीके में हार्मोन का यूज हो रहा है? हम्म वाजू के पापा वकील नहीं है, पर इसके लिए वकील बन जाते हैं ना मैं जज हूँ, क्योंकि फैसला मैं सुनाती हूँ ऐसे ही दिन भर घर में एंटरटेनमेंट लगा रहता है। हाँ 2025 जितना ही रहेगा कट ऑफ, 2025 से थोड़ा ज्यादा रहेगा, अभी इससे बहुत कम रहेगा। कौन सा से?
जो 3 मई वाला पेपर वो इससे कम रहेगा, 24 से कम रहेगा, 25 जितना कम नहीं जाएगा मेरे हिसाब से। चलो, तो हार्मोन किसमें, स्तनपान नार्तव में हार्मोन का रोल है, प्रोलैक्टिन बढ़ेगा, आपका जीएनआरएच कम हो जाएगा। गोलियों में हार्मोन का रोल है, और जो इमरजेंसी पिल्स हैं उनमें भी हार्मोन का रोल है, ठीक है ना। चलो, रोध विधियों में हार्मोन का रोल नहीं है, बैरियर्स में कॉन्डोम यूज हो रहा है, वहां पे कौन सा हार्मोन रोल प्ले कर रहा है, ठीक है। स्तनपान नार्तव वो गोलियों में है। कॉपर टी में बेटा कॉपर आयंस का रोल है, वहां पे हार्मोन का रोल नहीं है, ठीक है। जबकि गोलियों में आपातकालीन जो गोलियां हैं उनमें और गर्भरोधक गोलियां में है हार्मोन का यूज, ठीक है। फिर गोलियों में आपातकालीन, रोध विधियों में नहीं है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा बेटा इसका आपका ए। तो लगभग 24% बच्चों का सही है, मैंने एक्सप्लेन कर दिया, आई होप। बाकी के हम आज नहीं करेंगे, कल देख लेंगे। इस हफ्ते अपना ये चैप्टर हो जाएगा, अगले हफ्ते से ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज स्टार्ट हो जाएगा। चलो, होमवर्क में डीपीपी मिलेगी, कर लेना, एहसान कर देना हम पे। डीपीपी 4 मिलेगी ना ये सभी आपको, ठीक है। बाकी डाउट्स एक बार देख लेती हूँ मैं, आप लोगों के डाउट्स क्या हैं। लीडर बोर्ड में सलमान, ओहो, कृपा एंड प्रिंस, राज, राजपूत, प्रीति, वैशाली, गीतांजलि, प्रियांशी, नवीन एंड प्रथा, प्रथा मिश्रा। ओके, डाउट्स देख लेते। प्रथा, मैं पहली बार नाम सुन रही हूँ। रिसेंट में डाउट देखे, मैम आईयूडी तो पढ़ा ही नहीं। ओ माय गॉड, तन्मय शर्मा, आईयूडी नहीं पढ़ा है हमने। गो एंड वॉच कल का लेक्चर। yesterday only I have taught IUDs, pills, injections, implants, सर्जिकल मेथड्स कल ही पढ़ाया भाई, दोपहर को क्लास हुई थी कल। मिस, कोई तो ऑप्शन होगा अपने घर से कहीं दूर जाने का, बता दो। घर वाले स्टडी को लेके भी था ना, और अब तो डेली का हो गया है, स्टडी की जरूरत भी पूरी नहीं होती। अंशी, पहली बात तो सुसाइड कोई ऑप्शन नहीं है, सुसाइड कोई ऑप्शन नहीं है। एक जिंदगी मिली है, जी लो उसे, ठीक है। हो सकता है अभी तुम्हारी जिंदगी का थोड़ा वर्स्ट फेस चल रहा हो, लेकिन इसी वर्स्ट फेस में कुछ अच्छा करके तुम बहुत बड़ा कर सकते हो, है ना। तो सुसाइड इज नॉट एन ऑप्शन, ठीक है। घर से बाहर निकलना है तो पढ़ के ही निकल सकते हो, ठीक है। जितना ज्यादा ताना मिल रहा है उतना ज्यादा पढ़ो, ठीक है ना अंशी। डॉक्टर एमनियोसेंटेसिस की सलाह ना दे तो फिर विवेक, आप अगर ऐसा बोलेंगे कि मेरी फैमिली हिस्ट्री में जेनेटिक डिसऑर्डर्स की प्रॉब्लम, मतलब जेनेटिक डिसऑर्डर्स रहे हैं, ठीक है, तो डॉक्टर जरूर सलाह देगा। नहीं दे तो दूसरे डॉक्टर के पास चले जाओ, ठीक है। एमनियोसेंटेसिस है तो सीवीएस बता देगा, सीवीएस नहीं तो और भी बहुत सारे टेस्ट आजकल मार्केट में अवेलेबल हैं। मदर को पता ही नहीं चले कि प्रेगनेंसी है तो फिर नहीं पता चले तो बेटा तभी तो फिर आगे बढ़ती जाती है, तो क्या करें। कब तक नहीं पता लगेगा, ऐसा नहीं हो सकता कि किसी फीमेल को 8 महीने 9 महीने पता ही ना लगे वो प्रेग्नेंट है। चौथे महीने पता लग जाएगा, छठे महीने पेट निकलेगा तब पता लगेगा। शुरुआत में नहीं पता लगता, बहुत फीमेल्स को नहीं पता लगता शुरुआत के 2-3 महीने। हम लड़कियों को पढ़ने का मौका क्यों नहीं दिया जा रहा है, गाँव को रूल बनाना चाहिए, डिसिप्लिन बिल्कुल बनाना चाहिए। लड़कियों को पढ़ने का मौका नहीं दिया जा रहा है, ये बेटा सोच का खेल है। रूल बन भी जाएंगे ना तो भी आप लोगों की सोच नहीं बदल सकते, ठीक है। मैम एमटीपी लीगल है ना, 1991 में शादी वाला आंसर होगा। मैंने ये क्वेश्चन कहाँ करवा दिया। हसबंदी करा लेंगे तो फिर दोबारा जुड़ा सकते हैं क्या। शनि देखो, जुड़ाने को जुड़ा सकते हैं, लेकिन उस वो जुड़ जाएगा इसकी संभावना बहुत कम है, कल भी बताया था। बच्चे की पेट में मृत्यु हो गई है तो क्या होगा। इतिका, अगर बच्चा पेट में मर चुका है तो उस कंडीशन में ये जनरली होता है चौथे मतलब 5वें महीने के बाद ही होता है। और अगर ऐसा कुछ होता है तो हमें ये पता है, कितनी नींद आ रही है, कि 5वें महीने में बच्चा जो होता है वो मोटाइल हो जाता है, मतलब गति करने लग जाता है। और अगर बच्चा बहुत ज्यादा गति नहीं कर रहा है, बच्चा गति ही नहीं कर रहा है, पूरा दिन निकल गया, तो बेटा फीमेल को फील होता है कि कुछ तो अनईजी, आज बच्चा घूमा नहीं है, ऐसा वैसा, ठीक है। तो वो डॉक्टर को दिखाते हैं, उस कंडीशन में सोनोग्राफी में पता लग जाता है, ठीक है। नींद आ रही है, नींद आ रही है, सोनोग्राफी में पता लग जाता है कि ऐसा कुछ हो गया है। अगर टाइमली नहीं पता लगे तो बेटा अंदर इन्फेक्शन हो जाता है, अंदर से इन्फेक्शन फैल जाता है माँ के लिए, फिर वो बहुत रिस्की है। और अगर पता लग जाता है तो बेटा फिर उसको निकाल दिया जाता है, ठीक है। दांतों में दर्द क्यों होता है मयंक, दांतों में दर्द के बहुत सारे कारण हैं। तो दिस इज इट आज का। गाना सुना दो एक, नींद पूरी कर लूं मैं। ओके।
वैसे तो मन मेरा पहले भी रातों में अक्सर ही चाहत के हाँ सपने संजोता था। पहले भी धड़कन ये धुन कोई गाती थी, पर अब जो होता है वो पहले न होता था। जाओ पढ़ो और ये गाना भी सुन लेना, बहुत बढ़िया है। मेरे सुनाए सारे गाने मेरी आवाज में हो सकता है बुरे लगे, लेकिन जब आप यूट्यूब पे सुनोगे आपको प्यार हो जाएगा उन गानों से। ध्यान रखना अपना। बाय बाय, कल फिर मिलेंगे। टेक केयर।